Hello, my dear students. Namaste, all of you. I am Udaraj Mishra, promoter lecturer from Gandhi Smarak Inter College, Raja Sultanpur District, Ambedkar Nagar. My dear students, today I will tell you the Hindi translation of your fourth poem named as From an Elegy Written in a Country Churchyard, composed by ऑनरेबल थॉमस ग्रे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको आपके अंग्रेजी विषय के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन की चतुर्थ पोयम फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता को अंग्रेजी कविता से हिंदी कविता में स्टैंजा वाइज, पद्यांश वाइज कविता में अनुवाद करने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप अंग्रेजी कविता का हिंदी कविता में अनुवाद सुन करके उन पर मंथन और मनन करके निसंदेह इस कविता की मूल भावनाओं से रूबरू हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको इस कविता का स्टैंजा वाइज अनुवाद कविता के रूप में करने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कविता का स्टैंजा वाइज अनुवाद करने से पूर्व यह आवश्यक है कि आप यह जान लें कि थॉमस ग्रे साहब संध्या के समय एक चर्चयार्ड अर्थात कब्रिस्तान में खड़े हैं। शाम का समय है, लोग अपने घरों की ओर, पशु भी अपने आश्रय स्थलों की ओर जा रहे हैं। दिन भर चलने के बाद, किसान और व्यक्ति खेत में काम करने के बाद अंधकार में कब्रिस्तान में लोग कवि को अर्थात थॉमस ग्रे साहब को छोड़ देते हैं, जहां पर उन लोगों के, उन गांव वालों के पूर्वजों की कब्रें। थॉमस ग्रे साहब को इस पर पीड़ा होती है कि इन कब्रों में जो लोग दफनाए गए हैं और चिर निद्रा में सोए गए हैं, उनके कब्रों की हालत भी बहुत जर्जर है। वे अपने जीवन भर में दुख को प्राप्त किए, अज्ञात रहे और मरने के बाद भी उनके कब्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। किसी को उनके बारे में जीते जी भी जानने की जिज्ञासा नहीं रही और मरने के बाद भी उनकी कब्रों पर आने की कोई भी जरूरत नहीं समझता है, अर्थात वे जीते जी और मरने के बाद भी अज्ञात रहे। थॉमस ग्रे साहब अंत में यही शिक्षा देते हैं कि मृत्यु हमारे सभी भेदों को मिटा देती है। अमीरों को गरीबों के कठिन परिश्रम और उनके सामान्य जीवन और जीवन वृत्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। किसी को अपनी शान शौकत पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सभी भेदों को मिटा देती। तो चलिए चलते हैं, अब हम आपको कविता के रूप में इस कविता की भूमिका बताने का प्रयास करते हैं। कब्रगाह में खड़ा रचयिता। थॉमस ग्रे साहब एक कब्रगाह में खड़े हैं, संध्या का समय है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं और थॉमस ग्रे साहब सोच रहे हैं और कविता आगे चल पड़ती है। तो क्या सोच रहे हैं भूमिका के रूप में? अभी कब्रगाह में खड़ा रचयिता, अंतर मन में सोच रहा, अब लोका उपहास यहाँ क्यों, दर्द मनस को नोच रहा, दर्द मनस को नोच रहा। अब हम अपने पहले स्टेंजा पर आते हैं। The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea, the plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। ये पहला स्टेंजा है जिसका मैं हिंदी में कविता के रूप में अनुवाद करने का प्रयास करता हूं। एक बार पुनः अंग्रेजी कविता को, जिसे थॉमस ग्रे साहब ने लिखा है, पढ़ने का प्रयास करता हूं। तदुपरांत इसका अनुवाद कविता में करने का प्रयास करूंगा। The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea, the plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। अब इसका मैं अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूं। कहती है घंटियां चर्च की,
कहती है घंटियां चर्च के सूरज है छिपने वाला, पशु झुंड रभाते मैदानों पर, चलते मास्टर बने मतवाला। पूरे दिन कर कठिन परिश्रम, पूरे दिन कर कठिन परिश्रम, कृषक चला गृह चकनाचूर। केवल मैं अंधकार को छोड़ गए सब हमसे दूर, केवल मैं अंधकार को छोड़ गए सब हमसे दूर। मुझे विश्वास है पहले पद का कविता में अनुवाद आपको अवश्य ही रुचिकर लगा होगा। अब हम दूसरे स्टैंजा पर चलते हैं। Beneath those rugged elms that you trace said, where he is the turf in many a mouldering heap, each in his narrow shell far ever laid, the red-hot fathers of the hamlet sleep. Once more, beneath those rugged elms that you trees said, where he is the turf in many a mouldering heap, each in his narrow shell far ever laid, the red forefathers of the hamlet sleep. अब मैं इसका अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ कविता के रूप में। उन भद्दे इल्मों के नीचे, इल्म एक प्रकार का जंगली पेड़ होता है जो पुराना होने के साथ साथ फूट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसी को रग्ड इल्म्स, भद्दे और पुराने इल्म के वृक्ष। उन भद्दे इल्मों के नीचे औषधा बहारी छाया में, दैट यू ट्री सेड, उन भद्दे इल्मों के नीचे औषधा बहारी छाया में। ए मॉल्डरिंग heap where heaps the turf in a very mouldering heap, मिट्टी का ढेर बनी कब्रों पर लंबी लंबी घासें हैं, लंबी लंबी घासें हैं। उन भद्दे इल्मों के नीचे औषधा बहारी छाया में, मिट्टी का ढेर बनी कब्रों पर लंबी लंबी घासें हैं, लंबी लंबी घासें हैं। Each in his narrow shell far ever laid, the red forefathers of the hamlet sleep. जहाँ तंग हर कोठरियों में, नैरो शेल फॉर एवर लेड, नैरो शेल, जहाँ तंग हर कोठरियों में, इसी गांव के भोले पूर्वजों की दफन सदा को सांसें हैं, दफन सदा को सांसें हैं। उन भद्दे इल्मों के नीचे औषधा बहारी छाया में, मिट्टी का ढेर बनी कब्रों पर लंबी लंबी घासें हैं। जहाँ तंग हर कोठरियों में, इसी गांव के भोले पूर्वजों की दफन सदा को सांसें हैं, कब्रों पर लंबी घासें हैं, कब्रों पर लंबी घासें हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसके थर्ड स्टैंजा पर आते हैं। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw woodset, the cocks shrill clarion or the echoing horn, no more shall arouse them from their lovely bed. The breezy call of incense breathing morn, सुबह की शीतल मंद सुगंधित पवन की हवा और उसकी पवन के शोर से सब लोग जाग जाते हैं। मुर्गे की बाग से लोग भोर का अंदाजा लगा लेते हैं, जाग जाते हैं। शिकारियों की गुजती हुई भोंपुओं की आवाजों से भी जानवर चैतन्य हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं। गौरैया या अबाबेल के अपने घोंसलों से चहचहाने से भी लोग जान जाते हैं कि प्रातः हो गई, वो उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं। इन सब से भी इन कब्रों में सोए हुए इस गांव के पूर्वज कभी भी उठने वाले नहीं हैं, इन पर कोई प्रभाव इन सब चीजों का नहीं पड़ता है। तो एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw woodset, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall arouse them from their lovely bed. प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं इसका अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ।
जहाँ सुगंधित पवन सुबह की। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मार्ग। जहाँ सुगंधित पवन सुबह की नित उनको गहराए। द ब्रीजी काल है यहाँ पर। जहाँ सुगंधित पवन सुबह की नित उनको गहराए। अबाबिल घोंसलों में बैठी। द swallow twittering from the starboard set। अबाबिल घोंसलों में बैठी जी करके चहचहाए। मुर्गों की करकश बाग लगे। द कॉक्स क्लेरियन। मुर्गों की करकश बाग लगे या प्रतिध्वनित शिकारी बिगुल बजे। या प्रतिध्वनित शिकारी बिगुल बजे। आर द इकोइंग हॉर्न नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। लेकिन इन कब्रों से सोए। लेकिन इन कब्रों में सोए। इनसे भी कभी ना जाग सके। इनसे भी कभी ना जाग सके। जहाँ सुगंधित पवन सुबह की नित उनको गहराए। अबाबिल घोंसलों में बैठी जी करके चहचहाए। मुर्गों की करकश बाग लगे या प्रतिध्वनित शिकारी बिगुल बजे। लेकिन इन कब्रों में सोए हतभागी इनसे नहीं जगे। हतभागी इनसे नहीं जगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पोएम के चतुर्थ स्टैंजा पर आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच से ही प्रारंभ होता है। अपने आप में सार है सभी धर्म ग्रंथों का। Let not ambition mark their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Nor grandeur here with that disdainful smile, the short and simple annals of the poor. यहाँ पर एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है। एम्बिशन मीन्स डिजायर होता है, लेकिन यहाँ एम्बिशस पर्सन से मतलब है महत्वाकांक्षी लोगों से मतलब। होमली जॉय, होमली मीन्स सिंपल, साधारण, जनरल। डेस्टिनी माने भाग्य, किस्मत, लक। ऑब्स्क्योर माने धुंधला, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। ग्रेंड्योर माने होता है शान शौकत, यहाँ उसका मतलब है शक्तिशाली लोग। डिसडेनफुल मीन्स हेडफुल। एनल्स मीन्स लाइफ स्टाइल, इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, जीवन वृत्त। यहाँ पर थॉमस ग्रे साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं कि let not ambition mark their youthful toil, their homely joys and destiny obscure. Not grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. क्या बात कही है महोदय ने। अब मैं इसका कविता में अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। महत्वाकांक्षी लोगों का एम्बिशन। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षी लोगों का इन पर हंसना ठीक नहीं। इनके उपयोगी श्रम का भी उपहास उड़ाना नीक नहीं। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षी लोगों का इन पर हंसना ठीक नहीं। इनके उपयोगी श्रम का भी उपहास उड़ाना नेक नहीं। जो साधारण चीजों से भी होमली जॉय, जो साधारण चीजों से भी आनंदित हो जाते हैं, उनके धुंधले भाग्य लेख पर डेस्टिनी ऑब्स्क्योर। उनके धुंधले भाग्य लेख पर कभी न मजाक उड़ाते हैं। ना ग्रैंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। धनियों और समर्थ जनों को, धनियों और समर्थ जनों को ऐसा ही करना चाहिए। इनके छोटे जीवन वृत्त को न घृणा भाव से सुनना चाहिए। इनके छोटे जीवन वृत्त को न घृणा भाव से सुनना चाहिए। बहुत बड़ी बात इस पद में है, एक बार पुनः पढ़ देता हूँ।
महत्वाकांक्षी लोगों का इन पर हंसना ठीक नहीं, इनके उपयोगी श्रम का भी उपहास उड़ाना नीक नहीं। जो साधारण चीजों से भी आनंदित हो जाते हैं, उनके धुंधले भाग्य लेख पर कभी न मजाक उड़ाते हैं। धनियों और समर्थ जनों को ऐसा ही करना चाहिए, इनके छोटे जीवन वृत्त को ना घृणा भाव से सुनना चाहिए, ना घृणा भाव से सुनना चाहिए। My dear students, now closing stanza. Fifth, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alive the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. क्या बात कही है। इसका तो दो लाइनों में अनुवाद हो सकता है कि ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, चाहे कोई रंग हो चाहे हो कोई महराना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। Once more I would like to read this stanza and then after I would like to make translation as poem. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. वाह क्या बात। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत लोगों को अपने उच्च वंश का घमंड होता है, अपने शक्ति पर घमंड होता है, अपनी सुंदरता पर नाज होता है, अपने धन पर नाज होता है, लेकिन मृत्यु इन सभी लोगों को भी सतत प्रतीक्षा करती रहती है, बिना न्योता दिए ही उनके करीब आती रहती है। हमारी शान शौकत पद प्रतिष्ठा का सारा पथ जो है, मार्ग जो है, सिर्फ और सिर्फ कब्र तक जाता है, कब्रिस्तान तक जाता है, शमशान तक जाता है। एक दिन हम सबको मरना होता है, हमें इसको स्मरण रखना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि उच्च वंश में जन्म की शेखी, द बोस्ट ऑफ heraldry, उच्च वंश में जन्म की शेखी, द पंप ऑफ पावर, या शक्ति मद में रहने वालों। उच्च वंश में जन्म की शेखी या शक्ति मद में रहने वालों, अपनी सुंदरता में पागल या धन मद में उड़ने वालों, या धन मद में उड़ने वालों। मरते सभी लोगों का, मरते सभी लोगों का इंतजार वह करती है, इंतजार वह करती है। वैभव की हर राह कब्र तक मृत्यु यही सच कहती है। वैभव की हर राह कब्र तक मृत्यु यही सच कहती है, मृत्यु यही सच कहती है। My dear students, I hope this type of my translation from English poetry to Hindi poetry will give you a glimpse of main theme of this poem. I have central idea in Hindi. मुझे प्रिय विद्यार्थियों में विश्वास है कि मेरी कविता जो हिंदी में रचित है और अंग्रेजी कविता का हिंदी कविता में ट्रांसलेशन के रूप में है, वह अवश्य आपको इस कविता की केंद्रीय विचार अर्थात सेंट्रल आइडिया से अवश्य अवगत कराने में समर्थ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।